अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ ईशान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बड़े अहम मौजू पर हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब। आप मेंबर हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के, और इंजीनियरिंग एजुकेशन के अंदर आपका 2 दिहाइयों से आपका एक किरदार है, और ख़ुद भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो आज हम थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, जो कि एक कॉमन इशू है, जो आप देखेंगे एक टंग ऑफ टाउन है कि जनाब इंजीनियरिंग एजुकेशन ली और 3.7 GPA आ गया और पोजीशन होल्डर भी हो गए, और उसके बाद जब इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो जॉब नहीं मिल रही, और अगर जॉब मिल रही है तो बहुत कम पैसे पर जॉब ऑफर हो रही है। तो ये एक अलमिया आ रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंजीनियरिंग एजुकेशन में कुछ थोड़ा डिक्लाइन देखने में आ रहा है। वजह सारी एम्प्लॉयमेंट है। आज हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर इसको थोड़ा सा इस पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि किस तरह हम अपनी एजुकेशन के इस फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो हमारा इंजीनियर है, यंग इंजीनियर है, जो इंडस्ट्री में जाता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ रीजंस भी हैं जिनको अगर हम इम्प्रूव कर लें तो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारा इंजीनियर जगह बना सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ा कोर इशू है, और आजकल जो है हमारे जो यंग इंजीनियर बड़ा फेस कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर ज़रूर कुछ अपनी, पहले तो सर इस इशू को हम ज़रा डिस्कस करें, और फिर आप कुछ रिकमेंडेशन दें जिसको यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इंप्लीमेंट किया जाए और हायर एजुकेशन और इंजीनियरिंग काउंसिल के लेवल पर भी इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्किल सेट इंप्रूव हो और एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा हो। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान। आप खुद भी इंजीनियर हैं एंड यू डू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि जी इस वक्त क्या इश्यूज हैं। मेरे ख्याल में इस पूरी डिबेट को आगे की तरफ ले जाने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड अगर स्टडी कर लिया जाए। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग एजुकेशन की एक हिस्ट्री है। यूटी लाहौर मदर इंस्टीट्यूट काउंट होती है टुवर्ड्स इंजीनियरिंग एजुकेशन, और मुझे याद है कि 90s में 80s में जब लोग दाखिला लेते थे और उनका यूटी लाहौर में दाखिला होता था तो बाकायदा उन इलाकों में सेलिब्रेशन होती थी, लोग उसको सेलिब्रेट करते थे कि यार इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। सेम वाज द केस विद मी एज़ वेल। आपने हवाला दिया फिर इंजीनियरिंग के हवाले से, तो यस मैं पैशन से इंजीनियरिंग में गया, और आपने मुझे एजुकेशनिस्ट के तौर पर बताया तो मैं पैशन से टुवर्ड्स एजुकेशन। मैं मैप्को में था, मेरी एज एन एसडीओ सिलेक्शन हुई थी, माय पैशन एट दैट टाइम वाज टीचिंग, सो आई एम इन टीचिंग नॉट ड्यू टू एनी अदर फैक्टर बट ड्यू टू माय पैशन, और मैं शौक से हूं। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूं कि देयर वाज अ टाइम जब इंजीनियरिंग एजुकेशन में चूंकि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी तो क्रीम ऑफ द क्रीम आती थी। सही। आपके पोजीशन होल्डर्स जो हैं वो सिर्फ वहां तक जाते थे, और फिर वो जो निकलते थे तो अभी वो वहां से बाहर नहीं निकल रहे होते थे तो उनको जॉब जो है वो ऑफर हो जाया करती थी। उस वक्त तक हमारा जो टेक्निकल साइड थी उसका जो एक एस्पेक्ट था वो सिर्फ ये था कि जितने हमारे शोबे हैं जिनमें टेक्निकल स्किल आपको चाहिए तो उनमें मैन पावर की लिमिटेशन थी, चाहे उस वक्त मापदा था जो बाद में मुख्तलिफ डिस्कोर्स में तब्दील हो गया, पीटी से था, और इस तरह के कई इदारे थे जिनमें हजारों की तादाद में इंजीनियर्स होते थे, और लोगों हमारे पास जैसे कहते हैं ना कि सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई, तो हमारी डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। फिर एक टाइम आया कि और अच्छा इंजीनियरिंग एजुकेशन इतनी ज्यादा कॉमन क्यों नहीं थी? इंजीनियरिंग एजुकेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लैब्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लैब स्टाफ चाहिए, और वो करोड़ों में होता था उस वक्त, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता था तो अफोर्ड नहीं करता। बट द टाइम केम व्हेन द टेक्नोलॉजी बिकेम अ बिट चीपर, और आपके पास मुख्तलिफ मुल्कों खासतौर पर चाइना से जो इक्विपमेंट है उसकी इजी एक्सेस हो गई। रिजल्ट के तौर पर जो प्राइवेट इन्वेस्टर था उसने इसको टेकअप किया, और मुल्क में बहुत सारे इंजीनियरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले। जैसे आपने हवाला दिया कि मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में हूँ, और आपके पास भी ये फिगर होगा कि आज इस सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑफर हो रही हैं उन तमाम की जो अलाउेबल इनटेक है, अगर मैं उसको काउंट करूं दैट इज अराउंड 30,000 प्लस है, और जो पिछले साल का जो डाटा मैंने वहां से लिया था तो 16 से 17,000 का एडमिशन था। इसका मतलब है कि आपने जितना अलाउ किया हुआ है उसमें दाखिले ही नहीं है। उससे पीछे अगर जाएं तो अब शायद लोगों का टुवर्ड्स इंजीनियरिंग एजुकेशन, जैसे आपने शुरू में हवाला दिया, शायद वो थोड़ा सा मुतज़लज़ल है कि यार हम इसको आप करें या ना करें। इसके पीछे रीजन ये रही कि जब ये बल्क में इदारे बने, इन्होंने खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी कमजोरी दिखाई, इन्होंने बल्क में तादाद में निकाले इंजीनियर्स। अब वो जो सप्लाई एंड डिमांड है उसका जो रेशियो था वो उल्टा हो गया, बहुत ज्यादा लोग आ गए फील्ड के अंदर, अपॉर्चुनिटीज कम थी। पाकिस्तान का जो अगला डायलेमा है वो ये है कि एक टाइम तक तो आपकी मुख्तलिफ एक्सपेंशन होती रही। मिसाल के तौर पर एक जमाना था यार उस गांव में बिजली नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, आप तकरीबन हर जगह बिजली है। इसका मतलब है जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बिछाना था, मैं अगर पर्टिकुलरली टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बात करूं तो अब वो बिछ चुका है। कम्युनिकेशन पीटीसीएल में हजारों लोग होते थे तो वो इतना ऑटोमेट हो गया कि पहले एक पूरी बिल्डिंग के अंदर आपकी जो स्विचिंग फिनोमेना होता था, अब आपके एक टेबल से भी कम साइज का एक स्विचिंग बॉक्स होता है और आप पूरी दुनिया के साथ जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन ने मैन पावर रिक्वायरमेंट को कम किया, उसकी जरूरत कम हुई, और हम अभी तक क्लासिकल अंदाज में वही बंदे पैदा कर रहे हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जाते हैं, जिनकी कोशिश ये होती है कि यार हमें नौकरी मिल जाए। नाउ दिस इज वेयर द क्रिटिकल पॉइंट इज कि हमारा मसला क्या है, बच्चे का मसला क्या है। बच्चा आज भी इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है फॉर वन पर्पस, मैं डिग्री कंप्लीट करूंगा मुझे नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, अब हमने एज इदारा, बच्चे ने एज स्टूडेंट ये तय करना है क्या वो एम्प्लॉयर बनना चाहता है या कहीं पे नौकरी लेना चाहता है, एम्प्लॉय बनना चाहता है या वो एम्प्लॉयर बनना चाहता है। वी हैव टू मेक अ डिसीजन।
अच्छा, अब अगर वो कहता है कि मैं एम्प्लॉयर बनना चाहता हूँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स विद अस, क्या हम उसको इस अंदाज में ट्रेन कर रही हैं, क्या हम उस अंदाज में उसे ग्रूम कर रही हैं कि वो एक एम्प्लॉयर बन सके? सो दिस इज द पॉइंट जहां पे अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है. मैं ये नहीं कहता कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम कर दें और बिल्कुल ही उसको सिर्फ एम्प्लॉयर बनाए, बट वी हैव टू थिंक as a member of the governing body at your side, as a member of the governing body at my side, this is our duty. मैं मानता हूं कि इस वक्त कुछ इनिशिएटिव हैं जो पिछले कई सालों से नाम बदल के आ रही हैं कि हम उनको इंटर्नशिप के तौर पर कुछ दे देते हैं. आज उसका नाम हमने गेट रखा हुआ है, पहले उसका और नाम था, उससे पीछे एक और नाम था. लेकिन मैंने एक बंदे को जब एक फिक्रा बोला तो वो हंस पड़ा. मैंने कहा यार ये इंजीनियर्स का ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है. आप उनको एक साल के लिए कुछ पैसे दे देते हैं, वो उसको किस तरह इफेक्टिवली यूज करता है या नहीं करता है, लेकिन जो उसकी ट्रू स्पिरिट है, शायद हम हर दफा कोशिश बहुत करते हैं, या बच्चा फिर उस सख्तियों की वजह से आता नहीं है, और अगर आता भी है तो वो कहीं ना कहीं इंगेज होने की और उसको उसके साथ एडजस्ट होने की कोशिश करता है. सो व्हाट वी नीड टू डू, Pakistan Engineering Council, engineering institutes, and the students who are trying to or who are willing to go for the engineering education, ये तीन स्टेक होल्डर है और चौथा नहीं, बाकी तो सोसाइटी है. We have to think together, we have to sit together, and we have to make a decision कि हमने अब एक हाइब्रिड मॉडल बनाना है एजुकेशन का. हाइब्रिड मॉडल में बच्चे के पास ये ऑप्शंस हों, फ्लेक्सिबिलिटी हो कि क्या उसने अपने आप को एक एम्प्लॉय के तौर पर तैयार करना है या उसने अपने आप को एक एम्प्लॉयर के तौर पर या एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर तैयार करना है. सो दीज आर द थिंग्स वेयर देयर इज अ वेरी बड़ी बारीक सी एक लाइन है, बट वी हैव टू ऐड सर्टेन, उसके अंदर कुछ टेस्ट ये ऐड करना है, कुछ टेस्ट ये ऐड करना है, ताकि बच्चा, अब मैंने ये रियलाइज किया, मेरे पास अभी जो फीडबैक आया है मेरे पिछले जो रिसेंट सेशंस हैं, मैंने देखा कि बच्चा मुझे फीडबैक पता क्या दे रहा है, सर ओन बिजनेस. इट मीन्स अब ये एक नीड ऑफ द आर की वजह से, या जिसे कहना चाहिए वक्त की नजाकत की वजह से या वक्त की मजबूरी की वजह से उनको तय हो गया कि यार नौकरी तो मिलनी नहीं है, कुछ अपना काम. अच्छा, कुछ शोबे में ये अपॉर्चुनिटी है, मिसाल के तौर पर आज रिन्यूएबल का बहुत दौर है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रिन्यूएबल का कारोबार किए जा रहे हैं, वहां पे जाके वो अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं. बट दिस इज नॉट कॉमन फॉर ऑल द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स, फॉर अदर डिसिप्लिन्स. सो इन माय पर्सनल ओपिनियन, व्हाट वी नीड टू डू, वी एज PEC, we as educationists, we as parents, we as students, we as youth, we all are the stakeholders, we are Pakistan. We all have to sit together and rather than के सोसाइटी फैसला करे और रिएक्टिव अंदाज में फैसला हो कि क्या करना है, हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा. हमें 5 साल बाद 10 साल बाद का सोचना होगा. हमें ये देखना होगा कि व्हाट विल बी द नीड, किस तरह का वहां पे हमें बंदा चाहिए, उसको आज से ही ट्रेन करना शुरू करें. दिस इज द वे फॉरवर्ड. अच्छा, ये बातें बाज़ औक़ात ना बड़ी अल्फाजी लगती हैं कि ये जो आप सिर्फ अल्फाज में है और ये पता नहीं कैसे, नहीं, ऐसा नहीं है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. स्किल डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी होगी, बच्चे के अंदर को ये मजबूर करना होगा या बच्चे को शौक दिलवाना होगा कि यार लैब में बैठने से आप कोई डिग्रेड नहीं हो जाओगे, और लैब के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा कि लैब में बैठना वो प्राउड फील करे, और उसको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देने होंगे जिसको करते हुए उसकी वाकई अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाए. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू, hundreds of things that we can do, by which we can proceed, by which we can excel, and by which this society जो कि एक sort of decline की तरफ जा रही है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए. मायूसी कुफ्र है, हमें पॉजिटिव सोचना है. वो जो कहते हैं ना, हम सबको अपने हिस्से का दिया जलाना है, तो हमें अपनी कोशिश सबको करते रहना है. इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलकर अपने हिस्से का जो किरदार है वो अदा करेंगे, तो मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है ये सोसाइटी, ये मुल्क, ये माशरा, ये सब आगे की तरफ जाएगा. नाजरीन, आपने देखा है डॉक्टर साहब की बहुत ज़बरदस्त और एक प्रोडक्टिव डिस्कशन रही. इसमें से अगर हम समराइज करें और हम इसमें आउटकम निकालें, तो एक हमारी तरफ से एक जिसको कहेंगे इस ब्रेनस्टॉर्मिंग से जो पॉइंट हमारा आता है वो गवर्नमेंट के लिए आता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करे, डिफाइन करे एंटरप्रेन्योरशिप के, जिसमें जो यंग हमारी यूथ निकल रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग से है, चाहे वो किसी भी शोबे से है, ऐसे फंडिंग एजेंसीज बनाए कि उनको ऐसे मौके मिलें कि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप जो है वो डेवलप कर सकें. और सेकेंडली दूसरा हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट जो आ रहा है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन के लिए है कि वो अपनी कैरिकुलम को रिव्यू करें, उसमें कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप और इस तरह की चीज़ों की तरफ लेकर आए कि स्टूडेंट्स के अंदर, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये जज्बा जो है ये कम हो जाए कि मैंने डिग्री हासिल करने के बाद सिर्फ जॉब हासिल करनी है. उसको ये हो कि मैं उसके अंदर ये जज्बा भी हमें इंजेक्ट करना है, इतनी मोटिवेशन, इतना उसको वाइड करना है सोचने के लिए कि वो अपना बिजनेस की तरफ भी आए, अपनी इनोवेटिव स्किल्स को डेवलप करके एज अ इन्वेंशन, एज अ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेकर आए. तो इसके लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हायर एजुकेशन अपना किरदार अदा कर सकती है. थोड़ा सा कैरिकुलम को जो वक्तन फवक्तन हो सकता है. तीसरा जो हमारा इस ब्रेनस्टॉर्मिंग से पॉइंट निकला वो यूनिवर्सिटीज के लिए. डॉक्टर साहब ने बहुत प्यारी बात की है कि स्टूडेंट को इंपोज किया जाए, मतलब उसको ये एहसास दिलाया जाए कि लैब वर्क जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लैब्स में लाया जाए, उसको प्रैक्टिकल करवाया जाए,
ताकि उसकी स्किल सेट बने, उसकी स्किल डेवलप हो और वो मार्केट में आकर कोई एक लो कॉस्ट सैलरी पर अपने आप को ना डिप्यूट करे, बल्कि वो एक अच्छी सैलरी पर जाए क्योंकि वो एक स्किल्ड पर्सन बन चुका हो। तो डॉक्टर साहब ये 3 हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट हैं जो आपकी डिस्कशन से हमारे पास आए। तो मैं ज़रूर जो हमारे कनेक्टेड इदारे हैं जैसे गवर्नमेंट है, जैसे इंजीनियरिंग काउंसिल है, हायर एजुकेशन है, और पर्टिकुलर क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये स्पेसिफिक तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर तक जाता है, हायर एजुकेशन तक जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक जाता है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पर ज़रूर वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और इसकी डेवलपमेंट के अंदर कोई इनिशिएटिव लें, क्योंकि प्रैक्टिकल इनिशिएटिव आएगा तो लोगों में रिफॉर्म पैदा होंगी। इसी के साथ ज़ीशान रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।